A very good morning students. स्टैंडर्ड सेवेंथ जियोग्राफी का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनवायरनमेंट। क्या नाम है उसका? चैप्टर 1 जियोग्राफी का स्टैंडर्ड सेवेंथ हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनवायरमेंट। Now let us start with our chapter. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed here. क्या हुआ कि जब बड़ा सा आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन मतलब बड़ा सा समर वेकेशन के बाद जब रवि अपने स्कूल वापस जाना स्टार्ट किया जब रवि वापस स्कूल जाना स्टार्ट किया तो उसने क्या देखा कि उसके स्कूल के पास जो एक बड़ा सा प्लेग्राउंड था, मतलब बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ बच्चे खेलते थे, वो अब उसका वो डग अप कर रहे मतलब उसका काम खोदना शुरू कर रहे उसको। पीपल सेड दैट, लोग क्या कह रहे थे कि वहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग आने वाली है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हो गए वो, और वहाँ ये बिल्डिंग बनने वाली है। मतलब रवि के स्कूल के पास एक बड़ा सा प्लेग्राउंड था जो अभी जिसके ऊपर काम चल रहा था, जो इसके अंदर खुदाई का काम चल रहा था, उसे खोद रहे थे और लोग कह रहे थे कि वहाँ बड़ी सी बिल्डिंग आने वाली है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हो गए। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाई इज गॉन फॉर एवर। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स। क्या हुआ कि जब रवि को ये चीज़ सुनने में आई तो रवि ऑलमोस्ट उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। क्यों? क्योंकि उसके स्कूल के पास सिर्फ यही एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, मतलब बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ ग्रास, जहाँ हरी हरी हल्की सी नरम घास थी। मैरीगोल्ड फ्लावर है। मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, गेंदे के फूल, वो थे। बटरफ्लाइज है। ऑब्वियसली गार्डन के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर हमेशा ग्रास होती है, फ्लावर्स होते हैं, पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। तो वहाँ भी ये प्लेग्राउंड जो रवि के स्कूल के पास था, वहाँ भी प्लेग्राउंड के अंदर ग्रास थी, सॉफ्ट मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाईज थी, वो सब अब जाने वाला है, अब सब ख़त्म हो जाएगा। ये फीलिंग, ही शेयर्ड हिज फीलिंग, उसने अपनी जो ये फीलिंग थी, अपने उसको जो ये बुरा लग रहा था प्लेग्राउंड के लिए, उसने ये बात अपने क्लासमेट को भी बताई। असेंबली के दौरान इन स्कूल के अंदर जब हम सुबह को असेंबली होती है, प्रार्थना सभा जिसे कहते हैं, असेंबली के टाइम पे भी प्रिंसिपल सर ने बहुत ही दुख व्यक्त करते हुए, द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सी हाउ अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। क्या कहा क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? कि सी हाउ अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। क्या कहा? कि देखो हमारा एनवायरमेंट है वो कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरमेंट। रवि को जब ये प्रिंसिपल सर ने कहा कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट देखो कितना चेंज हो रहा है, कितना बदलाव आ रहा है, तब रवि ने अपने क्लास में अपनी टीचर को पूछा कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। तो टीचर ने उसे जवाब दिया कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेट द टीचर। टीचर ने क्या कहा कि जो भी चीज़ तुम अपने आसपास देखते हो, सराउंडिंग मतलब अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें देखते हो उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। तो रवि थॉट अलाउड, रवि ने जोर से थॉट अलाउड मतलब जोर से कहा कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लास, इवन दैट द ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट। रवि ने क्या कहा कि इसका मतलब ये जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है अपनी क्लास में, जो ये बड़ी सी ओपन फील्ड, बड़े बड़े खेत है, रोड है, जो कचरा है, मेरे दोस्त है, ये सब एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो जिससे टीचर ने उसका जवाब दिया यस, सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार, क्लोथ्स, बुक। टीचर ने कहा हाँ सही हो तुम, ये सब हमारे एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, बट उसके अंदर भी दो टाइप के होते हैं, एनवायरनमेंट भी दो टाइप के होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें जो क्रिएट करी है नेचर ने, मतलब कुदरती चीज़ें हैं, नेचर के थ्रू क्रिएट हुई है, जैसे कि पहाड़, माउंटेन्स है, रिवर्स है, नदियाँ हैं,
पेड़ पौधे है, एनिमल्स है, ट्रीज है, एनिमल्स है। अदर आर मेड बाय पीपल, और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो दूसरी चीज़ हमारा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो क्या है कि जो पीपल ने बनाई है, मतलब इंसानों ने बनाई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रोड है, कार है, क्लोथ्स है, बुक्स है, ये सब किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, राइट। अभी यहाँ एक हम ब्लू कलर का जो बॉक्स है साइड में वो हम देख लेते हैं, जहाँ एक एनवायरनमेंट, एक जंगल का, एक फॉरेस्ट का पिक्चर दिया है। उसमें लिखा है कि एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट क्या है? हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो हमारा क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि वो हमें, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। क्यों? ये जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, क्या देती है? ब्रीथ करने को, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, और रहने के लिए जगह, लैंड। हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? और हम ह्यूमन, हाउ डू ह्यूमन बींग्स, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाइड दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, कुदरती चीज़ें हैं, कुदरती एनवायरनमेंट है, उसको इंसानों ने कैसे मॉडिफाई किया? मॉडिफाई किया मतलब कैसे बदला है? तो द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, द वाटर इज कलेक्टेड इन द पॉट, फूड इज सर्व्ड इन द वेसल एंड द लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। कैसे मॉडिफाई किया? ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट तो था, कुदरत की चीज़ में से हवा, सांस लेने के लिए, पीने के लिए पानी, रहने के लिए जगह, लैंड और खाने के लिए खाना, वो सब तो नेचर की देन है, पर उसको इंसानों ने कैसे मॉडिफाई किया? हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाइड दैट नेचुरल एनवायरनमेंट। तो क्या द कार फ्यूम्स, कार फ्यूम्स मतलब जो कार का धुआं होता है, कार फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब जो उसका स्मोक निकलता है, वो क्या करता है? हमारी हवा को पल्यूट करता है, गंदा करता है। पानी जो हम कलेक्ट करते हैं मटके में पीने के लिए, हमको जो खाना मिलता है वो वेसल, फूड इज सर्व्ड इन अ वेसल, वेसल के मतलब जो बर्तन के अंदर, हमें वेसल्स मतलब बर्तन, खाना हम किस में कलेक्ट करते हैं? बर्तन के अंदर। और जहाँ ज़मीन होती है, लैंड, लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और क्या बनाने के लिए ज़मीन का यूज़ हो रहा है अभी? फैक्ट्रीज बनाने के लिए, राइट। ह्यूमन बीइंग मेक्स कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स मतलब इंसानों ने क्या करा? उन्होंने कार बनाई, मिल्स बनाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई, कारखाने बनाए, मैन्युफैक्चर कंटेनर बनाए, बड़े बड़े से कंटेनर बनाए, और ऐसे ही धीरे धीरे जो इंसानों ने मॉडिफाई किया नेचुरल एनवायरनमेंट को, ऐसे मॉडिफाई किया। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ दिया गया है, यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे दिए गए हैं और एक एक्टिविटी दी गई है उनको, उनके क्लास टीचर ने, कि नाउ वर्क इन पैर, तुम्हें पैर के अंदर मतलब जोड़ी के अंदर काम करना है। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, अपने क्लासमेट के साथ एक लिस्ट तैयार करो, किसकी? ऑफ द क्रिएशन ऑफ द नेचर एंड बाय द ह्यूमन बींग, मतलब ऐसी चीज़ों की जो नेचर की देन है, नेचर ने हमें दी है, कुदरत ने हमें दी है, और जो हमें इंसानों ने दी है। इस यहाँ 5 बच्चे दिए गए हैं, रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा एंड आशा वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग दिस लिस्ट। ये सब अपने क्लास के ही, उसके क्लास के दोस्त थे, रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग दिस। सब बहुत ही एक्साइटेड थे ये लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? आस्क्ड इकबाल। इकबाल ने क्या पूछा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। क्या जवाब दिया कि ये सब क्यों चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ रही है, हमारी मांगे बढ़ रही है। नीड्स बढ़ना मतलब मांगे बढ़ना, बिकॉज ऑफ ऑल अवर नीड्स, दे आर, because of all our needs, they are increasing day by day. We are therefore modifying at a time even destroying our natural surrounding, the teacher replied. इकबाल ने क्या क्वेश्चन पूछा कि हमारा एनवायरनमेंट इतना चेंज क्यों हो रहा है, इतना बदलाव क्यों हो रहा है, ये सब नेचर जो चीज़ें दी है वो हम चेंज क्यों कर रहे हैं? तो टीचर ने क्या जवाब दिया कि हमारी मांगे बढ़ रही है, इंसान की मांगे बढ़ने की वजह से, इंसान की जो नीड्स है वो बढ़ने की वजह से धीरे धीरे डे बाय डे, दिन
भर दिन वो इंक्रीज़ होती जा रही है, और उसी वजह से हमें नेचुरल जो हम इंसान क्या कर रहे हैं कि नेचुरल सराउंडिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं, बदल रहे हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उसे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डिस्ट्रॉय करना मतलब ख़राब करना, उसे तहस नहस करना। टीचर ने ये जवाब दिया। अभी ये जो हमें एक डायग्राम दिखाई दे रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ अवर एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स मतलब क्या, कि कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट 3 हिस्से में बांटा गया है। नेचुरल, जो ग्रीन कलर के बलून में दिया गया है, ह्यूमन मेड मतलब जो इंसानों ने बनाया है, और ह्यूमन मतलब जो खुद इंसान है। तो एनवायरनमेंट के अंदर ये 3 चीज़ें प्रेजेंट है। ये 3 चीज़ों से हमारा एनवायरनमेंट बनता है। सॉरी फॉर द फंबल। कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, वो है नेचुरल मतलब कुदरत की चीज़ें जो भगवान ने बनाई है, ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाई है, और खुद ह्यूमन बींग्स जो खुद इंसान है वो भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, तो जूम इन करके देखें तो क्या है, वाटर, हाइड्रोस्फीयर पानी, एयर एटमॉस्फेयर हवा, लैंड लिथोस्फीयर, लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर। यहाँ 4 चीज़ें नेचुरल है जो हमें भगवान की देन है, भगवान ने बनाई हुई है, जो है हवा, पानी, ज़मीन और लिविंग थिंग्स मतलब जो हमारे आसपास जो लिविंग थिंग्स है, मतलब एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये सब चीज़ें। वाटर दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर, air that is atmosphere, land that is lithosphere, and living thing that is biosphere, right? and human made इंसानों की बनाई हुई चीज़ों में से क्या है, जैसे कि बिल्डिंग्स है इंसानों ने बनाई है, पार्क्स है इंसानों ने बनाए हैं, ब्रिजेस है इंसान ने बनाए, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सब किसकी बनाई हुई देन है, इंसानों की बनाई हुई देन है। और थर्ड कंपोनेंट एनवायरनमेंट में, थर्ड कंपोनेंट क्या है कि ह्यूमन खुद, इंसान खुद। तो उसके अंदर इंसान में क्या क्या चीज़ें आ जाती कि इंडिविजुअल, एक तुम एक स्टूडेंट भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा हो, तुम भी एक एनवायरनमेंट का, मैं भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा हूँ। तो एज एन इंडिविजुअल हमारी जो फैमिली है वो भी एक हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी कम्युनिटी मतलब हमारी जो समाज है, कम्युनिटी है, हम जो जहाँ रहते हैं, हमारा जो मोहल्ला होता है, हम जहाँ रहते हैं वो कम्युनिटी, हमारा रिलीजन मतलब हमारा धर्म, एजुकेशनल मतलब हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी एक एनवायरनमेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ टीचर्स है, सर है, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं छोटे छोटे हायर स्टैंडर्ड के बच्चे, तो वो भी क्या हो गया, एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट हो गया। इकोनॉमिक मतलब जो पैसों के लिए जो हमारा जो देश चलता है, वो देश किसकी वजह से चलता है कि पैसों की वजह से चलता है। अगर इकोनॉमी नहीं होगी, अगर आर्थिक परिस्थिति जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन, व्हाट इज मीन बाय आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब जो हमारी जिस चीज़ के देश चल रहा है, तो देश किससे चलेगा, तो पैसों से। ऑब्वियसली अगर सब जॉब करेंगे, सब अपना अपना कमाएंगे, तो इंडिया मतलब जो हमारा देश है उसका भी क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब क्या होती है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब जो हम पॉलिटिक्स में ये देखते हैं, हम राजकारण जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब राजकारण कहते हैं। अलग अलग देश अलग अलग चीज़ों में बटे हुए, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, ये सब चीज़ें क्या है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो देश है वो क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो भी एक हमारा एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो यहाँ एक डायग्राम मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ component of environment, that is natural, human made and human itself। natural में क्या क्या आ जाएगा, air that is atmosphere, water that is hydrosphere, land that is lithosphere, and living beings that is biosphere। और human made के अंदर क्या आ जाएगा कि जो भी चीज़ ह्यूमन ने बनाई है, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेस, अपना रोड्स, मोन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें किसने बनाई है, ह्यूमन मतलब इंसानों ने बनाई है। और ह्यूमन के अंदर क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले तो हम एज एन इंडिविजुअल, हम अकेले भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, राइट।
तो हमने लास्ट जो हमारा क्वेश्चन जो इकबाल ने पूछा था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है, तो टीचर ने जवाब दिया था कि ड्यू टू द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एट अ टाइम एंड इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज सराउंडिंग। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने क्या उसे जवाब दिया था कि हमारी जो मांगे हैं, इंसानों की मांगे हैं, वो दिन भर दिन बढ़ती जा रही है और उसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम एट अ टाइम हम उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, हमारी यूज़ के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम उसे मॉडिफाई करते जा रहे हैं और उसे तहस नहस करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। द टीचर ने रिप्लाई किया, नाउ फ्रॉम द अबाउ कॉन्वर्जेशन यू अंडरस्टैंड द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का डेफिनेशन क्या है कि हमें यहाँ दिया गया है कि ऊपर जो कॉन्वर्जेशन हुई टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उससे हमें पता चलता है कि जो द प्लेस मतलब जहाँ हम रहते हैं, प्लेस, पीपल मतलब जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, थिंग्स मतलब जो चीज़ें हमारे आसपास है, नेचर जो मतलब भगवान की बनाई हुई देन है, वो सब चीज़ अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम इंसान, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिंदा, धरती पे जिंदा चीज़ कौन सी है, जो भगवान की देन है, भगवान की बनाई हुई, वो है इंसान। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग दैट इज सराउंडेड, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। उसे क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। इसका कॉम्बिनेशन एनवायरनमेंट किस दो चीज़ों से बना हुआ है? नेचुरल मतलब कुदरती चीज़ों जो भगवान की देन है, ऑलरेडी बनी बनाई है, और ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाई है, राइट। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ, नेचुरल एनवायरनमेंट, अभी नेचुरल एनवायरनमेंट में भी है ना, दो टाइप्स है, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। नेचुरल जो भगवान की बनाई हुई है, नेचुरल कुदरती जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर भी दो टाइप के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। हमारे जो अर्थ पे दो तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है, डेट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। व्हाट इज बायोटिक? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक किसे कहेगी कंडीशन? कि जो मतलब हमारे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो क्या आ जाएगा? एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसके अंदर भी लाइफ है। और द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, और वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा? लैंड है, वाटर है, फिर अपना एयर है। ये सब के अंदर जो लिविंग वो चीज़ें जिंदा नहीं है, वो चीज़ें है बनाई हुई तो भगवान की देन है, पर वो चीज़ें क्या है? एबायोटिक है, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स में गिनाई जाती है, राइट। तो बायोटिक और एबायोटिक क्या हो गया? बायोटिक क्या हो गया कि द वर्ल्ड ऑफ फुल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स दैट इज अर्थ, like land. Okay, human environment reveals the activity, creation and the interaction amongst the human being, right। अभी जो एनवायरनमेंट, ये जो ह्यूमन अभी हम लोग ने देखा कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो दो तरह के हैं, क्या? कि बायोटिक और एबायोटिक, राइट। और ह्यूमन एनवायरनमेंट है, मतलब जो इंसानों की देन है, जो इंसानों ने बनाई है। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स, क्या रिवील करता है? कि एक्टिविटीज़, मतलब जो अलग अलग जो इंसान एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रिएशन करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, और इंटरेक्शन अमॉन्ग्स द ह्यूमन बींग, और जो हम एक दूसरे से, ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से जो बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है हमारा, वो क्या है? वो भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अभी यहाँ हम डिटेल के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो भगवान की देन ऑलरेडी है, जो भगवान ने बनाई है, जो गॉड की क्रिएशन है। तो दैट इज लैंड, वाटर, एयर, plants and animals comprises the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere from your previous class. Let us learn some more fact about these domains. Now यहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? डेट इज़ लैंड, ज़मीन जहाँ हम इंसान रहते हैं, वाटर
जो हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, एयर जो हम सांस लेने के लिए ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसका हम यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। ये सब चीज़ें इंसानों ने नहीं बनाई है, भगवान ने बनाई है, ऑलरेडी गॉड की क्रिएशन है। तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। और ये सब रिसोर्सेज फैमिलियर है, हम ये इनके जो मीनिंग्स है, जैसे कि लिथोस्फियर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फियर मतलब वाटर, एटमॉस्फेयर मतलब एयर, और बायोस्फीयर मतलब जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो बायोस्फीयर के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो फ्रॉम हमार प्रीवियस चैप्टर हमने लास्ट तुम्हारे क्लास में तुमने इस बारे में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, और हम आज उसके बारे में और डिटेल में थोड़ा जानेंगे ना। व्हाट इज लिथोस्फियर? लिथोस्फियर किसे कहते हैं? तो वो ज़मीन, लिथोस्फियर, एल याद रखो, लिथोस्फियर दैट इज लैंड, लैंड से कनेक्टेड है। नाउ तो व्हाट इज लिथोस्फियर? लिथोस्फियर इज द सॉलिड क्रश or the hard top layer of the earth. It is made up of rock and minerals covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plants, valleys, etc. Landforms are found over the continent and also on the ocean floors. Lithosphere is domain that provide us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. Now what is lithosphere? Lithosphere is the solid crush, मतलब जो ऊपरी हिस्सा होता है, solid मतलब जो कड़क, solid crush, और द हार्ड टॉप लेयर, जो सबसे टॉप लेयर होता है अर्थ का, जो सबसे टॉप लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फियर। मतलब जो ज़मीन पे हम चलते हैं तो वो हमारा क्या है? टॉप लेयर है ना। अर्थ का टॉप लेयर क्या है? ज़मीन, जिसके ऊपर हम चलते हैं, तो डेट इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो दैट इज़ नोन एज लिथोस्फियर। इट इज़ मेड अप ऑफ, ज़मीन पे क्या चीज़ें होती है? रॉक्स, पत्थर होते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, बहुत सारे आयरन की चीज़ें, आयरन जो हम आयरन लोखंड हमें ज़मीन से मिलता है, बहुत सारे मिनरल ओर होते हैं जो हमें ज़मीन से मिलते हैं, मिनरल्स होते हैं जो बहुत सारे ऐसे जो केमिकल मिनरल्स होते हैं वो भी हमें क्या है? ज़मीन के लैंड में से मिलते हैं, कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। और इसके ऊपर क्या होती है? थिन लेयर, थिन मतलब पतली सी लेयर बनी होती है, किसकी? सॉइल की। मतलब हम जो ज़मीन पे चलते हैं, और ज़मीन कैसी है? हार्ड है, मतलब कड़क है। तो जो लिथोस्फियर, व्हाट इज लिथोस्फियर? जो दैट इज सिंपल, लिथोस्फियर इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर द लैंड। लैंड का मतलब ही लिथोस्फियर है, जहाँ हम ज़मीन है, ज़मीन पर हम जो चलते हैं उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फियर कहते हैं। जिसका डेफिनेशन क्या दिया गया है कि सॉलिड क्रश, सॉलिड क्रश मतलब जो ऊपर का, जो ऊपरी जो सॉलिड मतलब कड़क जो हिस्सा होता है ऑन द अर्थ, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, विच इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, जो किससे बना हुआ होता है? पत्थर और मिनरल से। जब हम कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब ज़मीन पर खेल रहे होते और कई बार आप जब ज़मीन डग करते, खोदते हैं, तो तुम्हें नीचे से बड़े बड़े पत्थर देखने को, नीचे से जब ज़मीन खोदते हैं धीरे धीरे धीरे, तो तुम्हें बड़े बड़े पत्थर, मिनरल्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में तो रॉक जैसी लगती है, पत्थर जैसी लगती है, स्टोन जैसी लगती है, पर वो एक्चुअली कुछ और होता है। और कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, पर ज़मीन ऊपर से कैसी दिखती है? जैसे कि सब खाली धूल ही हो, थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज़ एन इरेग्युलर सरफेस, इरेग्युलर सरफेस है, हर जगह ज़मीन सही नहीं होती, हर जगह ज़मीन एक जैसी नहीं होती, इरेग्युलर सरफेस है विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स, और उसके ऊपर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स भी है। लैंड फॉर्म्स मतलब ज़मीन के अलग अलग फॉर्म्स भी है, अलग अलग प्रकार भी है, जैसे कि कहीं माउंटेन है, का पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, कहीं प्लेट्यूज बने हुए मतलब ढलान है, जो प्लेट्यूज कहते हैं, जो प्लेट्यूस, वो प्लेट्यूज ढलान है। तो कहीं एकदम बंजर सी एकदम प्लेन ज़मीन है, कहीं भी वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेन ज़मीन है। तो कहीं वैलीज़ होती है जहाँ से पानी की नहरें बहती है, वैलीज़ होती है, ऐसी भी चीज़ें हम लैंडफॉर्म्स के अंदर लिथोस्फीयर में देखने को मिलती है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स, और लैंडफॉर्म्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में देखने को मिलती है, और ओशन फ्लोर्स पे भी कभी कभी देखने को मिलती है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड, लिथोस्फीयर डोमेन, लिथोस्फीयर का मेन काम क्या है? वो क्या प्रोवाइड करता है हमें, इंसान को क्या प्रोवाइड, क्या देता है लिथोस्फीयर? फॉरेस्ट,
ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, फॉरेस्ट जंगल, जंगल किसके ऊपर है, जमीन के ऊपर ही है ना, तो डेट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग मतलब ग्रेजिंग मतलब चरना, जो हम एनिमल्स को हम लेके जाते हैं बड़े बड़े ग्रासलैंड के अंदर के जहाँ घास होती है उनको खिलाने के लिए, तो ग्रेजिंग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, ग्रेजिंग। मतलब जब हम एनिमल्स को कुछ चीज़ें खिलाते हैं, ग्रेज करते हैं मतलब खिलाते हैं, जो नेचर की देन हो, उसे क्या कहते हैं, ग्रेजिंग। तो ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए जो ज़मीन यूज़ होती है वो भी लिथोस्फीयर की ही देन है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट मतलब इंसान कहाँ रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। इंसान अपना मकान घर बनाएंगे, अपने खुद के हाउस बनाएंगे और वहाँ वो रहते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, फ्लैट्स बनते हैं और वहाँ वो ज़मीन पर रहते हैं। तो लिथोस्फीयर इज डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, मेन, डोमेन मतलब मेन। लिथोस्फीयर हमें सबसे मेन चीज़ें क्या प्रोवाइड करता है कि वो फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए लैंड, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन प्रोवाइड करता है, रहने के लिए ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, घर मकान की सुविधा के लिए हमें ज़मीन प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और लिथोस्फीयर के अंदर कई ऐसे मिनरल्स, कई ऐसे ज़मीन के अंदर ऐसे मिनरल्स छुपे होते हैं जो हमारे मिनरल वेल्थ है, जो मिनरल वेल्थ है, एक पूंजी है वो भी। नाउ यहाँ एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। दैट इज़ लिथोस्फीयर। देखो यहाँ एक सर्कल में दिया गया है, एटमोसफियर मतलब हवा, एयर, राइट। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, लिथोस्फीयर मतलब जो ज़मीन की चीज़ें दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है। हाइड्रोस्फीयर तो वहाँ बोट चल रही है, जो डक्स है वो है। एयर, एटमॉस्फेयर तो ऊपर देख रहे हैं हम कि प्लेन्स और ये सब चल रहा है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में कौन सी चीज़ें आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है कि एनिमल्स यहाँ दिए गए, एलिफेंट्स, प्लांट्स, प्लांट्स भी दिए गए हैं, जो बर्ड्स है वो दिए गए हैं, और घर को भी इंक्लूड किया गया, मतलब हम खुद इंसान भी बायोस्फीयर का हिस्सा है। नट द डोमेन ऑफ वाटर्स इज रिफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। अभी लिथोस्फीयर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, व्हाट इज लिथोस्फीयर, राइट। लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड कर दिया है, करता है। अभी द डोमेन ऑफ वाटर, डोमेन ऑफ वाटर मतलब पानी का मेन काम, इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। मतलब हाइड्रोस्फीयर किससे रिफर करते हैं, पानी से। लिथोस्फीयर इज कनेक्टेड टू लैंड, hydrosphere is connected to water. So it comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. क्या है, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, पानी। पानी की जो हमें अलग अलग प्रकार से हमें जो पानी मिलता है, जो हमें कुदरत की देन है, गॉड की देन है, वो क्या है, इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। वेरियस सोर्स मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न सोर्स, अलग अलग सोर्स ऑफ वाटर है, और अलग अलग वाटर बॉडीज से हमें मिलता है। पानी कहाँ कहाँ होता है, रिवर में होता है, मतलब नदियों में पानी होता है। लेक्स होते हैं, लेक्स में पानी होता है। शीज, समुद्र में पानी होता है। ओशन में मतलब बड़े बड़े समुद्र में पानी होता है, और वो पानी हम ह्यूमन बीइंग्स अपने रहने खान पान के लिए, रहने पीने के लिए यूज़ करते हैं। वो पानी फैक्ट्रीज़ के अंदर, मिल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो पानी हम यूज़ करते हैं। तो ये जो एक कंपोनेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट का, लिथोस्फीयर था। पहला हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा नेचुरल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हमारा था हाइड्रोस्फीयर, मतलब पानी। पानी के जो अलग अलग टाइप है, अलग अलग वाटर बॉडीज़ है, कि जैसे कि रिवर, पानी हमें कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होता है, रिवर, लेक, पॉन्ड, सीज, ओशन एक्सेट्रा। और ये सब चीज़ें किसके लिए ज़रूरी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग। अगर पानी ही नहीं रहेगा अर्थ पे तो क्या होगा, कोई जिंदा रह सकता है, नहीं, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर अस एंड इवन फॉर द एनिमल्स एंड द birds. Now you understand what is hydrosphere, what is lithosphere. Now let us move forward. That is the atmosphere. What is atmosphere? Atmosphere is what is atmosphere? It is connected to the air. हवा जो हम ब्रीथ करते हैं, इट इज़ कनेक्टेड विद द एयर। द एटमोसफियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमोसफियर क्या है, एक पतली सी लेयर है हवा की जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। एटमोसफियर क्या है, एक पतली सी थिन लेयर,
थिन लेयर ऑफ एयर, हवा की एक पतली सी लेयर है, दैट सराउंड द अर्थ, मतलब जो अर्थ के सराउंडेड, अर्थ के इर्द गिर्द है. द ग्रेविटेशनल force, you might be knowing what is gravitational force, right? The students, what is gravitational force, जिसे हम गुजराती में और हिंदी में क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षक शक्ति. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चीज़ें हम कभी भी, कोई चीज़ें हमारी हवा में नहीं रहती, जैसे कि मून पे अगर कोई चीज़ें किसी ने फेंकी तो वो हवा के अंदर स्थिर रह सकती है, स्टिल रह सकती है, बट अर्थ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती. अर्थ पे अगर कोई अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल उछालो हवा में, तो बॉल ऑब्वियसली वो नीचे आएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है जो अपनी तरफ चीज़ें अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ रिपेल करती है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफियर अराउंड इट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नॉट रिपेल, अट्रैक्ट करती है. द अर्थ के पास, हमारे जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके पास एक ऐसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से कोई चीज़ें हवा में स्थिर नहीं रहती है. अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आज अगर घर पे एक एक्टिविटी करके देखना कि आप अगर बॉल को हवा में उछालोगे, बाउंस करोगे अगर हवा में, तो वो बॉल तुरंत ही नीचे अपने हाथ में आ जाएगी, तुरंत ही. वो चीज़ें ऐसा नहीं होगा कि हवा के अंदर एकदम स्टिल हो जाएगी या हवा में रहेगी. दैट इज़ इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, बिकॉज अर्थ हैज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षक शक्ति, जिसकी वजह से अर्थ अपनी तरफ हर कोई चीज़ों को अट्रैक्ट करता है मतलब अपनी तरफ खींचता है. So the atmosphere, what is atmosphere? It is a thin layer of air surround the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. और यही वजह से जो हमारे अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ के पास जो ग्रेविटेशनल, हमारी जो अर्थ है, ज़मीन, जो हमारी जो अर्थ की जो भूमि है, उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी वजह से जो हमारे आसपास की अर्थ के जो सराउंडेड जो एटमोसफियर है, उसको भी वो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, होल्ड करके रखता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन. किससे हमें जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो एटमॉस्फेयर को उसने अपनी तरफ खींच के रखा है, होल्ड करके रखा है अर्थ ने, उससे हमें क्या क्या चीज़ से प्रोटेक्शन मिलता है? हार्मफुल रेज, जो सन की हार्मफुल रेज है उससे. और स्क्रॉचिंग हीट मतलब जो बहुत बेहद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा वाली हीट, जिसकी वजह से ऐसा सन की जो हीट है वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे बॉडी के लिए कि विच कैन इवन बर्न आवर स्किन. बस बिकॉज ऑफ आवर एटमोसफियर वी आर सेफ, वी आर प्रोटेक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट हार्म्ड, वी आर हार्मलेस बिकॉज ऑफ आवर एटमोसफियर. अगर कभी जो एटमोसफियर है अगर वो लूप होल हो जाए, मतलब उसके अंदर अगर होल्स होने लगे, तो हमें भी सन बर्न हो सकते हैं और हम भी सन की हीट की वजह से जल सकते हैं इंसान. तो सन इतना नज़दीक होने के बावजूद भी हम सन से प्रोटेक्टेड क्यों है? बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर की जो थिन लेयर है अर्थ के इर्द गिर्द, उसकी वजह से हम सन की जो हीट है, सन की जो गर्मी है, उसकी हीट, उसकी आग से हम बचे हुए हैं बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर. इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस. जो अभी एटमोसफियर के अंदर जो हवा है उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के गैसेस है, डस्ट है, धूल है, एंड वाटर वेपर है. द चेंज इन द एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड द क्लाइमेट. एटमोसफियर के अंदर चेंज आने की वजह से वेदर और क्लाइमेट, एटमोसफियर के अंदर चेंज आने से हमारा मौसम और क्लाइमेट दोनों चेंज होता है. एटमोसफियर चेंज होने की वजह से मौसम और क्लाइमेट चेंज होता है, राइट? प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स अ बायोस्फीयर, राइट? अभी ये जो टॉपिक है बायोस्फीयर का, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.